अरविंद सावंत जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सांसद हैं। बहुत स्वागत है सावंत साहब आपका। मेरी आवाज साफ मिल रही है आपको? जय हिंद, नमस्कार जी। बहुत नमस्कार आपको उपसर। अब देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, पहले तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि जो अजीत पवार साहब ने कल किया वो एकनाथ शिंदे पार्ट 2 वही भूमिका रही है उनकी। जैसे आपकी पार्टी जो थी पहले शिवसेना, जैसे उसमें विधायकों को और नेताओं को अपने साथ लेकर के वो एनडीए में चले गए, वो ही अजीत पवार ने किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो कल हुआ? पहली बात ऐसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया और भरी सभा में उन्होंने कहा कि राष्ट्र में एक नेशनल पार्टी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी भी पूरी भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। और ऊपर उन्होंने सिर्फ इतना कहकर नहीं छोड़ा, बताया 75,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। फिर कहा सिंचाई प्रकल्प में हुआ है। फिर कहा महाराष्ट्र की जो शिखर बैंक है उसमें हुआ है। यह सब कहने के बाद में तुरंत 2 दिन के अंदर राष्ट्रवादी के माननीय अजीत पवार साहब के साथ में सभी, कुछ संख्या तो इस वक्त पता नहीं है, तो सभी गए वहां। अब यही तो दोनों में फर्क है थोड़ा सा। वहां गए तुरंत, आज कल उनकी मंत्री पद दे दिया गया, शपथ ग्रहण हुआ, 9 लोगों को शपथ ग्रहण कर दिया। इसका मतलब यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उस निर्णय के मुताबिक महाराष्ट्र में जो सरकार आज कार्यरत है वो असंवैधानिक है। महामहिम राज्यपाल के ऊपर भी उन्होंने जो स्ट्रिक्शंस पास किए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बहुत गंभीर है। सच पूछो तो महामहिम राष्ट्रपति उसकी गंभीरता से दखल लेनी चाहिए, न कि दखल अंदाज करना चाहिए। जी ठीक है, आपने हटाया, लेकिन जो किया उन्होंने पाप, वो तो उन्होंने बोल दिया है। ऐसी स्थिति में इस सरकार पर जो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया उसमें सीधे सीधे बताया सब कुछ हुआ वो असंवैधानिक हुआ है। फिर भी निर्णय कौन लेगा? तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष इनको पात्र या अपात्र करने का निर्णय ले लेंगे, रिजनेबल टाइम में लेंगे, मतलब 3 महीने के अंदर लेना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। घोषित मैं नहीं करूंगा, घोषित विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस संस्था का सम्मान रखा, संविधान के तहत सम्मान रखा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। और वही सरकार की सारी संस्थाओं के सम्मान नहीं रखते, उनको तो गुलाम जैसे इस्तेमाल कर रही है जी। अब इसको लेकर जो कार्रवाई करनी है विधानसभा के अध्यक्ष को, उस कार्रवाई में ये सारे विधानसभा के जो शिंदे सर के साथ में गए हुए सदस्य है वो सभी अपात्र घोषित किए जाएंगे। अब पहले 16 हो जाएंगे। अब अपात्र होने के बाद में सरकार गिर जाएगी, तो उसको कैसे रखें, उसको सरकार को कैसे बचाएं, यह सोचकर प्रधानमंत्री ने इल्जाम लगाया। इल्जाम लगाने के बाद अंदर आ गए, आंकड़ा बन गया, अब सरकार बच गई। ठीक। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बिना जी नहीं सकती है, किसी भी हालत में कुछ भी करे, उल्टा सीधा, कानूनन, असंवैधानिक, संवैधानिक जो भी है करो, लेकिन सत्ता पे आ जाओ। ये जो तरीका है ना, जो गोवा में अपनाया था, राजस्थान में अपनाया था, मध्य प्रदेश में। सावंत साहब, आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना के जितने नेता गए थे एनडीए में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत, वो सब आप बाद में डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, इसीलिए सरकार को बचाने के लिए एनसीपी के लोगों को लाया गया है। सिंपल। और दूसरी बात है, कल आपने ईडी का इल्जाम लगाया जी। ये हसन मुश्रीफ साहब के घर में 8 दिन 15 दिन पहले ईडी ने रेड डाली। यही किरीट सोमैया जी इनके सबके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, अजित पवार साहब से लेकर सभी के ऊपर। सभी आज मंत्री पद हो गए। छगन भुजबल साहब तो जेल में थे। अब ये एकनाथ शिंदे से लेकर उनके गुट में भी जो बचे गए हैं उनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई है ना। सभी उधर है। लॉन्ड्री है ना भैया भारतीय जनता पार्टी। हमारे पास आओ तो देशभक्त, वहां जाओ तो देशद्रोही। हमारे पास आओ तो आप पुण्यवान, वहां जाओ तो भ्रष्टाचारी। ये जो तरीका है ना, इस देश के लिए बहुत ही
बहुत ही गलत तरीका अपना रहे हैं। ये बात तो और चले इसकी सावंत वजह साहब, से ये तो एक बात है कि किस पर क्या आरोप थे और प्रधानमंत्री ने उन पर न्यू पे, भ्रष्टाचार का देश इल्जाम के लगाया, तब भी संविधान उनको ले के लिया। न्यू पे आप एक चीज लेकिन जो आपकी बात से निकल करके आई, आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना के जितने लोग गए थे पहले एनडीए में, वो लोग तो अपात्र हैं, वो लोग तो डिस्क्वालीफाई होंगे, आपका ये मानना है। लेकिन ये जो अब एनसीपी से आए हैं, इसका मतलब ये कानूनन तौर पर सही है, इनके जाने में कोई अड़चन तो नहीं ना? नहीं, ये भी लड़ाई वैसी चलेगी। अभी देखो, ये भी लड़ाई वैसी ही चलेगी, लेकिन इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकती ना। हमारा तो हमें भी 1 बरस लड़ना पड़ रहा है भैया जी। 1 बरस, करीबन 1 बरस लड़ने के बाद में इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया। वो इलेक्शन कमीशन तो पूरा पूरा बिका हुआ इलेक्शन कमीशन है, गुलाम है, इस शब्द में कहता हूं मैं। 40 विधायक गए तो पार्टी गई, पार्टी का नाम लिया, चुनाव चिन्ह लिया। भाई आप पार्टी का नाम कैसे ले सकते हैं? छोड़ो, इस बहस में बाद में कभी बात करूंगा। नहीं छोड़े, मैं तो इसलिए मैं आज की बात कर रहा हूं। दो बातें मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए, एक तो शरद पवार जी ने कह दिया मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। शरद पवार साहब ने कल साफ कहा मैं अदालत नहीं जाऊंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। तो वो तो कानूनी लड़ाई लड़ने नहीं चाहते। बराबर है, नहीं आप समझने की कोशिश करो। फिर भी वो नहीं जाएंगे, चलो वो उनका निर्णय है। ये कैसे संविधानिक है? इनको तो बोलना पड़ेगा ना, हम ही पार्टी है। तो जब हम ही पार्टी है कहने के लिए वो जाना पड़ेगा, उधर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, फिर कहेंगे इनके साथ इतने विधायक है करके ये पार्टी, क्योंकि हमारे बारे में उन्होंने निर्णय दिया है, तो इलेक्शन कमीशन को यही निर्णय यहाँ भी करना पड़ेगा। एक फर्क है सावंत साहब, वही निर्णय शिवसेना के साथ जो हुआ और जो एनसीपी में हुआ उसमें एक अंतर है। ये खुद भी कुछ भी कहे, एक अंतर यह है कि इसमें जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, वो कह रहे हैं कि मैंने फैसला लिया है, मैं पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, मैंने प्रेसिडेंट के तौर पर यह फैसला लिया है कि हम एनडीए में जा रहे हैं, हम महाविकास आघाड़ी छोड़ रहे हैं। दूसरा, आपके मामले में विप को लेकर के ये पेच था कि विप कौन है, किसकी विप मानी जाएगी। यहां पर तो जो विप था, चीफ विप थे, वो भी उधर चले गए। इसीलिए वो कह रहे हैं पार्टी हम है। शरद पवार साहब कुछ कहते रहे, पार्टी हम लोग हैं। नहीं, इसीलिए ठीक है ना, उनको कहने से नहीं होता ना भैया, कहने से पार्टी हो जाएगी क्या? कार्यकर्ताओं का क्या? वही तो मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ विधायक गए करके पार्टी गई, वो कुछ भी कहेंगे। वो सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार, अभी मैं उनकी वकालत करना सीख नहीं है, पवार साहब ने जब उनकी मीटिंग हुई तो 2 लोगों को नियुक्त किया, नॉमिनेटेड। पवार साहब हैज नॉमिनेटेड हिम एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट अलॉन्ग विथ हिज डॉटर। और उसके बाद में उन्होंने जो सुनील तटकरे, उनको भी नॉमिनेट किया जनरल सेक्रेटरी करके। वो दोनों नॉमिनेटेड है, और दोनों नॉमिनेटेड होने के बावजूद जब होते हैं तो उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार पार्टी के अध्यक्ष को है। पार्टी का अध्यक्ष कौन है वो तो पूछो उनको पूछो ना भैया, पार्टी के अध्यक्ष कौन है आपके? जी, लेकिन सर जो आपके केस में दिखाई दिया, जो हमारे पास एक प्रेजेंट उदाहरण है, उसको अगर उसकी तर्ज पर देखें तो जैसे नाम और निशान पार्टी का, नाम और निशान पार्टी का एकनाथ शिंदे को चला गया, वो शिवसेना हो गए कानूनी तौर पर, उसी लकीर पर चलते हुए लगता है कि यहां भी वैसा ही कुछ हो सकता है। फिर आपको रोकता हूं जी। नहीं, आपको रोकता हूं सर, कानूनी तौर पर नहीं गए हैं। मैं आपको उल्टा सीधा सवाल पूछता हूं। एक पार्टी है, उसको एक ही विधायक है, और वो विधायक कल को निकल गया, दूसरी पार्टी में गया, कानूनन तो 100% हो गया ना, गया जाने वाला 2/3 भी नहीं, 3/4 भी नहीं है, वो तो अकेला तो 100% गई। पार्टी गई क्या? पार्टी गई? पार्टी वही रहेगी ना? है आपके पास जवाब इसका? सर मैं तो जो फैसला आया तो इलेक्शन कमिशन का उसकी बात कर रहा हूं। बोला इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, गुलाम है। मैं 10 बार बोलूंगा, डरता नहीं है इतनी। अगर वो था तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास से एक्टिव मेंबर्स की पर्ची क्यों मांगी, डिटेल क्यों मांगी, सूची क्यों मांगी? वो दे दिया हमने। एफिडेविट मांगे, सूची नहीं मांगी, एफिडेविट मांगे हमने। 4 लाख तक वो एफिडेविट दिए। फिर कहा मेंबरशिप का आप फॉर्म भरिए, भरा तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग प्रोफार्मा दे रहे हैं आपको, उस प्रोफार्मे के तहत फॉर्म भरिए। 20 लाख के ऊपर वो फॉर्म गए, तो उसका क्या हो गया भैया? ये मांगा तो किसने था? इलेक्शन कमीशन ने मांगा था ना जी। पदाधिकारियों के एफिडेविट दे दिए, बाकी सबका मेंबरशिप का फॉर्म भरवा दिया, इतना सब करने मांगा उन्होंने ही। शिंदे साहब के पास कुछ नहीं था भैया। सर चले, अब जैसे अब आपने तो इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ ही कह दिया, फिर भी अब जो फैसला हुआ वो तो लागू हो गया। अब इनके केस में क्या होता है वो देखेंगे। चालू है ना अभी,
वो भी विषय सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, अभी आ जाएगी, तारीख आई है उसकी। सर एक सवाल लेकिन जो बार बार सुनवाई दूसरी होने तरफ वाली से है। उठाया जाता है वो ये कि इलेक्शन कमीशन तो बाद में आया पिक्चर में, पहले तो ये लोग नेता खुद चल के आए ना, पार्टी से निकले तो उद्धव साहब का साथ एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों ने अपने आप खुद छोड़ा ना। ऐसे ही अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने, बाकी लोगों ने खुद शरद पवार साहब का साथ छोड़ा। मतलब वहां कुछ कमी थी तब तो ये निकले। बहुत बहुत अच्छा बयान दिया आपने। अपने घर से अगर खुद के मन से कोई निकल जाता है तो घर किसका हो गया? जो निकल गया उसका। वो तो आश्रय के लिए कहाँ कहाँ गए? सूरत में आश्रय के लिए गए, गुजरात में आश्रय में गए, गुवाहाटी में गए, वहाँ गोवा में गए। किसका राज्य है भाई? वहाँ कौन सी सरकार है वहाँ? अभी ये बहस का समय अगर दे दोगे तो पूरा तो सूरत में क्यों गए फिर? ये तो सूरत में नहीं गई ना जी। राष्ट्रवादी के लोग तो भाग के कहीं गए नहीं ना, सीधा आए ना यहाँ, जी। गायब तो नहीं हुआ ना। ये तो आश्रय लेके घूम रहे थे किधर किधर किधर। क्यों? तो गद्दारी कर रहे थे ना, पीठ में छुरा बोकर तो भाग गए ना। पार्टी की मांग कर सकते थे कि पार्टी की मीटिंग करो, 2/3 तुम्हारे पास थे ना, पार्टी की मीटिंग की मांग कर सकते थे और पार्टी की मीटिंग में कह सकते थे कि भाई अध्यक्ष जी हमें इसमें चेंज चाहिए। किया आपने? नहीं किया ना, भाग गए आप। यही तो करो कानूनन वो एकदम भाई। उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बहुत गंभीर स्ट्रिक्चर्स मारे हुए हैं साहब। इसलिए कहता हूं कि इसका दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अब रही बात राष्ट्रवादी पार्टी के लिए, माननीय शरद पवार साहब है, वो लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट में लड़ेंगे, जनता के दरबार में लड़ेंगे। हम भी वही कहते, 1 बरस हुआ भैया, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने के बाद 2 बरस गए। संविधान क्या करता है? जनतंत्र कहता है ना। तो जनतंत्र अगर संवैधानिक रूप से आप वहां लोकसभा में बैठे हो, जी। मंत्री बने हो, सांसद हम बने हुए हैं, तो अगर कोई चुनकर नहीं गया और फिर सिर्फ वहां का चीफ सेक्रेटरी काम करता रहा देश में, तो संविधान जिंदा है। ठीक, जनतंत्र चलिए ये कहाँ तो है? सब करने दो ना ये लोकसभा सारी में। बातें चलिए आपने कहा सेक्रेटरी, कानूनी चीफ तौर सेक्रेटरी पर काम सुप्रीम करेगा। कोर्ट में देखी सभी जाएगी। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी काम करेंगे ना। जी। क्या जरूरत है सरकार की? केंद्र सरकार की जरूरत क्या है भाई? चीफ सेक्रेटरी काम करेगा, सब सेक्रेटरी काम करेंगे अपने सावंत साहब, इतना डिपार्टमेंट तो आप के। मानते हैं ना, चलें ठीक, आपके जो भी तर्क हैं उनके बावजूद इतना आप मानते हैं कि चुनावी दृष्टि से आगे महाराष्ट्र में चुनाव होना है, लोकसभा का, विधानसभा का। अब शिंदे साहब के जाने के बाद और अब अजीत पवार साहब के जाने के बाद विपक्ष कमजोर हुआ है, एनडीए मजबूत हुआ है। यही आपका दुर्भाग्य है कि आपको ऐसा कहना पड़ता है। किसी ने बोला होगा ऐसे कहो। अरे मुझे यही तो कहता हूं ना, आपसे अगर मैं 10 मिनट से बात कर रहा हूं, बताइए। दुर्बल हुए ना। अब ये तोहमत लगाने की क्या बात, खैर बोलिए आप। बुरा न मानना। हाँ। आप बुरा न मानो। कौन बोल रहा है सर? सब तो कुछ बुरा खुलने न में हो रहा है, मानो। कौन बोलेगा पार्टी किसी कमजोर को? हुई ना। हाँ, आप कहते हो ना पार्टी कमजोर हुई। भैया आप कह रहे हो ना मैंने पार्टी सवाल कमजोर पूछा हुई। आपसे। चुनाव क्यों नहीं लेते उसका जवाब दे दो ना भैया। जी तो मैंने वही सवाल आपको पूछा ना, चुनाव क्यों नहीं लेते उसका जवाब दे दो ना भैया। जी। अगर पार्टी कमजोर है, इनकी पार्टी मजबूत है, तो चुनाव क्यों नहीं लेते? 2 बरस नहीं लेते। 2 बरस हुआ। मुंबई महानगर पालिका हो, अन्य जारी जो चुनाव है स्थानिक समिति की, वो चुनाव नहीं हो रहे हैं। संवैधानिक चुनाव, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, उनके चुनाव नहीं हो रहे। 2 बरस, अभी 1 बरस इनका हो गया और महापालिका गई हो तो उसको 2 चुनाव नहीं ले रहे आप 1 बरस के बाद में भी। संवैधानिक है। इतना अगर हम कमजोर है भाई, तुम ताकतवर तो ले लो ना चुनाव भैया, डरते क्यों? पता चलेगा। विधायक लेके गए हो ना, जनता कहाँ है वो पता चलेगा। तो भले ही नेता चले गए हो, आप कह रहे हैं कि जनाधार अभी भी आपके पास है, उद्धव साहब के पास, उनकी पार्टी का और शिवसेना का, और 100% अजीत उद्धव पवार बाला साहब साहब के, शरद पवार साहब के पास में, उनका 100% उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ में। और आज चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी जैसे पहले थी आज भी उसी ताकत से लड़ेगी। हाँ, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं ना भैया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब और दे तमाशा मारने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा, हमारे सामने प्रकाश नहीं आ रहा है, तुम्हारे राज्यपाल को जाना पड़ा। संविधान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा मारने के बाद में राज्यपाल को जाना पड़ा है, जाना पड़ा है, समझे आप।
सर प्रफुल्ल पटेल ये जानते कह रहे कि हैं सारा संविधान कि चल रहा है। विपक्ष की जो बैठक हुई, संयुक्त विपक्ष की पटना में जो मीटिंग हुई थी वो उसमें थे। उन्होंने कहा मैंने देखा कि वहां पर विपक्ष बहुत सारे लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, तो विपक्ष की एकता का कुछ नहीं हो सकता, मैंने वहां जाकर के देखा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये राहुल गांधी को बढ़ा करके सब लोग आगे करना चाहते हैं, शरद पवार साहब जैसा सीनियर लीडर होने के बावजूद राहुल गांधी के पीछे कैसे चल सकता है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम लोग इस गठबंधन में नहीं रह सकते। क्यों नहीं डट के, चलो क्यों नहीं डट के खड़े रहे शरद पवार साहब के साथ में? फिर कहना था ना, किसने मुंह रोका था कि आपको कहने के लिए? कहना था कि भैया देश के सर्वोच्च अनुभवी नेता है माननीय शरद पवार साहब है, हम सब मिलकर शरद पवार साहब के पीछे खड़े रहेंगे। वो वहां नहीं कहते, वहां इनके पास जाने के बाद कहते। इसके बीच में भी नहीं कहा कभी, सुना आपने? सुना क्या इसके बीच में? पटना की मीटिंग और कल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने तक प्रफुल्ल पटेल साहब ने ये बयान कभी दिया? आज दे रहे ना, मतलब समझ जाओ ना। ठीक, सावंत साहब बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।